नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर भारत दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है तो फिर हमारा रुपया क्यों गिर रहा है। आज डॉलर 90 के पार चला गया, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये नहीं कि डॉलर 90 के पार गया। बड़ा प्रश्न ये है कि क्यों गया। इसका जवाब सिर्फ एक लाइन में नहीं है, क्योंकि ये एक ग्लोबल स्टॉर्म प्लस डोमेस्टिक प्रेशर प्लस लॉन्ग टर्म करेंसी रियलिटी का कंबाइंड इफेक्ट है। आपने पिछले दिनों में शायद नोट किया होगा, तेल के दाम बढ़े, जियोपॉलिटिकल तनाव बढ़ रहे हैं, यूएस फेडरल रिजर्व के इंटरेस्ट रेट स्थिर हैं लेकिन उच्च हैं। पूरी दुनिया में इन्वेस्टर एक बार फिर से सेफ हेवन यानी डॉलर की तरफ भाग रहे हैं, और जब दुनिया डॉलर की तरफ भागती है तो सारी इमर्जिंग मार्केट करेंसी, चाहे वो रुपया हो, चाहे बाट हो, चाहे वान हो, या जापानीज येन हो या कोरियाई हो, सभी दबाव में आ जाते हैं। इंडिया कोई अपवाद नहीं है, लेकिन यह सिर्फ ग्लोबल फैक्टर्स की वजह से हुआ है नहीं। इंडिया के अंदर भी कई ऐसी आर्थिक कमजोरियां हैं जो रुपये को नीचे धकेल रही हैं, जैसे इंपोर्ट बिल का बढ़ना, विदेशी निवेशकों का पैसा निकालना, करंट अकाउंट डेफिसिट का बढ़ना और आरबीआई की लिमिटेड इंटरवेंशन स्ट्रेटजी। इस वीडियो में हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि रुपया क्यों गिरा, हम देखेंगे उसके पीछे कौन कौन से कारक काम कर रहे हैं। हम जानेंगे क्या ये एक नेचुरल एडजस्टमेंट है या आने वाले बड़े संकट की चेतावनी, और सबसे महत्वपूर्ण, क्या रुपया 100 को छू सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं उन ग्लोबल फोर्सेस से जिन्होंने सबसे पहले रुपये को दबाना शुरू किया। रुपया 90 के पार क्यों गया? इसका पहला और सबसे बड़ा जवाब है, भारत के अंदर नहीं बल्कि दुनिया की आर्थिक हवा में छुपा हुआ है। डॉलर इंडेक्स यानी DXY ये मेजर करता है कि डॉलर दुनिया की बाकी बड़ी करेंसीज के मुकाबले कितना ताकतवर है। पिछले कुछ महीनों में DXY ऊपर गया है। जब DXY ऊपर जाता है, लगभग हर देश की करेंसी नीचे जाती है। यही कारण है कि सिर्फ रुपया ही नहीं, एन, वान, बाट, यूरो सभी कमज़ोर हुए हैं। ये सुनने में अजीब लगता है, पर यह सच है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था अभी भी बहुत स्टेबल है। उनकी जीडीपी ग्रोथ रेट स्ट्रांग है, बेरोजगारी दर ऐतिहासिक रूप से नीचे है, उपभोक्ता खर्च उच्च है, तकनीक कंपनीज का रिकॉर्ड तोड़ प्रॉफिट है। जब वैश्विक अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता होती है तो इन्वेस्टर ऐसे ही स्टेबल देशों में पैसा डालते हैं, और स्टेबल देशों का मतलब है यूएस डॉलर। यानी डॉलर को दुनिया डिमांड देती है। डिमांड बढ़ने का मतलब है डॉलर मजबूत, और डॉलर मजबूत का अर्थ है रुपये का कमज़ोर होना। जियोपॉलिटिकल तनाव बढ़ेगा, जैसे रसिया यूक्रेन वार, मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट, चाइना ताइवान टेंशन, भारत पाकिस्तान, उतना ही दुनिया में रिस्क से भागकर सुरक्षित जगह खोजी जाती है, और दुनिया में सबसे सेफ एसेट माना जाता है यूएस डॉलर और उसका ट्रेजरी बॉन्ड्स। इसलिए ग्लोबल मार्केट में डर का हर नई लहर रुपये पर एक नया दबाव डालती है। इमर्जिंग मार्केट से पैसा निकलकर यूएस में जाने का चक्र, इसे कहते हैं फ्लाइट साइकिल। जैसे ही ग्लोबल फेयर बढ़ा या अमेरिकी बांड बढ़ा तो फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया से पैसे निकाल लेते हैं और अमेरिका में डाल देते हैं, क्योंकि वहाँ रिटर्न्स भी ज़्यादा और रिस्क भी कम। इसका सीधा असर है एफपीआई पैसा निकालते हैं, डॉलर की डिमांड बढ़ जाती है, रुपया ऑटोमेटिकली वीकेंड हो जाता है। यह साइकिल इतना पावरफुल है कि किसी भी देश का सेंट्रल बैंक इसे रोक नहीं सकता। दुनिया का 85% व्यापार डॉलर में होता है, यानी कच्चा तेल हो या खाद्यान्न या आयात या तकनीकी उपकरण, सभी के लिए डॉलर चाहिए। जैसे जैसे वैश्विक व्यापार की लागत बढ़ती है, वैसे वैसे देशों को अधिक से अधिक डॉलर चाहिए। डॉलर की वैश्विक डिमांड बढ़ती है और रुपये पर दबाव बढ़ता है, जिसके कारण रुपया नीचे जाता है, गिरता है।
अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर। दुनिया में ऐसा क्या हो रहा है कि भारतीय रुपया डूबता जा रहा है? क्योंकि सच्चाई ये है कि रुपये की गिरावट सिर्फ भारत की वजह से नहीं बल्कि दुनिया के बड़े खेल की वजह से है। अमेरिका में ब्याज दरें ऊंची बनी हुई हैं। अमेरिका की फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरें कम नहीं की। इन्वेस्टर्स सुरक्षित जगह चुनते हैं और अमेरिका यूएसडी को दुनिया का सबसे सुरक्षित मुद्रा माना जाता है। इसलिए दुनिया का पैसा यूएसडी में जाता है, डॉलर मजबूत होता है, बाकी सभी करेंसी जिसमें रुपया भी शामिल है कमज़ोर होते जाते हैं। यानी रुपीज़ वर्सेस डॉलर की जंग पर डॉलर भारी पड़ता है। दूसरा है भू राजनीतिक तनाव। ये वो कारक है जो 2025 में सबसे ज़्यादा मार कर रहा है। चीन ताइवान तनाव, अमेरिका चीन टेक और ट्रेड वार, मध्य पूर्व ईरान इजराइल संघर्ष, रूस यूक्रेन युद्ध की लंबी खिंचाई। जब दुनिया अनिश्चित होती है तो निवेशक जोखिम वाली करेंसी से बेच देते हैं और जब दुनिया अनिश्चित होती है तो निवेशक जोखिम वाली करेंसी बेच देते हैं और जोखिम वाली करेंसी में रुपया टॉप 5 में आता है। तेल की ऊंची कीमतें तीसरा कारण। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक है। जैसे ही तेल महंगा होता है भारत को ज़्यादा और डॉलर खर्च करने पड़ते हैं। इससे करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता है, फॉरेन रिजर्व पर दबाव आता है और रुपया कमज़ोर हो जाता है। 2025 में तेल की कीमतें बार 85 से $100 के करीब जा रही थीं। इसने रुपये को और नीचे धकेल दिया। जब दुनिया में डर होता है तो लोग यूएस डॉलर खरीदते हैं, गोल्ड खरीदते हैं, स्विस फ्रैंक खरीदते हैं, रुपया बेच देते हैं। इससे रुपये की मांग कम और सप्लाई ज़्यादा हो जाती है, जिससे रुपया का मूल्य गिर जाता है। 2025 में भारत का सिर्फ रुपया ही नहीं गिरा बल्कि तुर्की का लीरा, इंडोनेशिया की रुपया, साउथ अफ्रीका की रैंड, ब्राज़ीलियन रियाल सभी कमज़ोर हुए क्योंकि ग्लोबल साइकिल चल रहा है, स्ट्रॉन्ग डॉलर साइकिल, और ऐसे समय में उभरती अर्थव्यवस्थाओं की मुद्रा गिरनी ही है। अब बात करते हैं घरेलू कारक की। भारत के अंदर क्या कमजोरियां हैं जिसके कारण ये चीज़ें घट रही हैं। अब आते हैं उस हिस्से पे जहां गलती हमारी भी है, क्योंकि सिर्फ ग्लोबल कारक को ब्लेम नहीं किया जा सकता। ना। अब आते हैं उस हिस्से पे जहां हमारी गलती है, क्योंकि हम सिर्फ वैश्विक कारकों को दोष नहीं दे सकते। मंदी के संकेत। भारत की जीडीपी ग्रोथ धीमी होती दिख रही थी। मैन्युफैक्चरिंग धीमी, एक्सपोर्ट कम, इन्वेस्टमेंट घटा हुआ, बेरोजगारी बढ़ा हुआ, रूरल ग्रामीण मांग कमज़ोर। जब अर्थव्यवस्था धीमी पड़ती है तो करेंसी खुद ब खुद कमज़ोर हो जाती है। दूसरा है आयात ज़्यादा और निर्यात कम। लगातार हर महीने भारत तेल खरीदता है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदता है, ज़्यादा मशीनरी खरीदता है, ज़्यादा गोल्ड खरीदता है, लेकिन बेचता कम है। यानी लगातार डॉलर बाहर जा रहा है पर अंदर नहीं आ रहा है और ये ट्रेड डेफिसिट रुपये को नीचे धकेल रहा है। इसमें तीसरा कारण है विदेशी निवेशकों में गिरावट। 2025 में निवेशकों को दो बड़ा डर था। एक चुनावी अनिश्चितता और दूसरा वैश्विक हाई ब्याज दर। 2025 में निवेशकों को दो बड़ा डर था, एक चुनावी अनिश्चितता और दूसरा वैश्विक उच्च ब्याज दर। इससे क्या हुआ, पीएफआई ने भारतीय शेयर बॉन्ड बेच दिए, डॉलर खरीदकर बाहर ले गए और रुपये पे दबाव बढ़ा। आरबीआई हमेशा हर स्तर पर डॉलर बेचकर रुपया नहीं बचा सकता, क्योंकि उससे फॉरेन रिजर्व खत्म हो जाते हैं। इसलिए आरबीआई ने पिछले महीनों में इंटरवेंशन कम किया और रुपया नीचे फिसलता चला गया। भारत में महंगाई, यूएस डॉलर का मजबूत होना, ऑयल का महंगा होना, इंडिया में आयातित मुद्रास्फीति बढ़ा दी। जितनी ज़्यादा मुद्रास्फीति उतना कमज़ोर रुपया। अब सवाल ये है कि रुपये के 90 के पार जाने
पर भारत के आम आदमी, बिजनेस, सरकार और पूरी अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए एक एक करके समझते हैं। पेट्रोल डीजल महंगे होंगे। भारत 85% तेल बाहर से खरीदता है। रुपया गिरने का सीधा असर है। पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, ट्रांसपोर्ट महंगा, माल ढुलाई महंगा, और इससे पूरे देश महंगाई की ओर बढ़ सकता है। दूसरा है गैस सिलेंडर से लेकर सीएनजी तक महंगा। एलएनजी और एलपीजी दोनों डॉलर में खरीदी जाती है। रुपया गिरा, गैस की कीमतें बढ़ी, किचन का खर्चा बढ़ा। तीसरा है मोबाइल, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक सब महंगे होंगे। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे बड़ा इंपोर्टर है। चिप्स, मोबाइल पार्ट्स, लैपटॉप, टीवी पैनल्स, सेमीकंडक्टर, सोलर पैनल्स, ये इत्यादि चीज़ें हैं। डॉलर मजबूत अगर होता है तो आम आदमी को सीधा झटका लगेगा। विदेश में पढ़ाई 10 से 15% महंगी होंगी। जो लोग यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने जा रहे हैं उनके लिए फ़ी प्लस वहाँ रहने का खर्चा दोनों काफ़ी महंगा होगा। अगर पहले $1 बराबर 82 रुपया था तो अब 90 पार। तो जो स्टूडेंट खर्च अरबों में नहीं लाखों रुपये में एक्स्ट्रा बढ़ जाता है, तो स्टूडेंट का खर्च अरबों नहीं लाखों रुपये बढ़ जाता है। विदेशी यात्रा महंगी होगी। छोटे बिजनेस पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा। छोटे व्यापारी चाइना, मलेशिया, वियतनाम से माल मंगाते हैं। रॉ मटेरियल महंगा होगा, मुनाफा कम होगा, कीमतें बढ़ने पर कस्टमर कम होंगे और प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है। स्मॉल मैन्युफैक्चरर सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे। सरकारी बजट पर दबाव। भारत हर साल अरबों डॉलर का तेल आयात करता है। डॉलर मजबूत, तेल का बिल बढ़ जाता है। सरकार को सब्सिडी बढ़ानी पड़ती है। फिजिकल डेफिसिट बढ़ता है। ये देश की क्रेडिट रेटिंग पर भी असर डालता है। लेकिन कुछ सेक्टर्स को फ़ायदा भी होता है, जैसे आईटी सेक्टर, फार्मा, टेक्सटाइल, एक्सपोर्ट कंपनीज, क्योंकि उन्हें डॉलर में पेमेंट मिलता है। कमज़ोर हुआ रुपया उन्हें ज़्यादा रुपये मिलते हैं। यानी रुपये का गिरना सिर्फ एक नंबर नहीं, ये पूरी अर्थव्यवस्था की लागत को बढ़ा देता है और हर इंडियंस की जेब पर सीधा असर डालता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या रुपये की गिरावट को रोका जा सकता है? भारत क्या क्या कदम उठा सकता है? सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत कुछ कर सकता है? क्या रुपये को 90 रुपये से नीचे खींचा जा सकता है? जवाब है हाँ, लेकिन इसके कई बड़े कदम उठाने होंगे। औद्योगिक उत्पादन और निर्यात को बढ़ाना होगा। अगर भारत ज़्यादा सामान खुद बनाए और दुनिया को बेचे तो भारत में डॉलर आएगा, ट्रेड डिफिसिट कम होगा, रुपये की वैल्यू मजबूत होगी, यानी एक्सपोर्ट बराबर मजबूत रुपया। एफडीआई को मैग्नेट की तरह खींचना होगा। भारत को चाहिए आसान नियम, तेज अप्रूवल्स, बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। एफडीआई आएगा, डॉलर आएगा, रुपया मजबूत होगा। विदेशी निवेशकों का भरोसा बढ़ाना, यानी पॉलिसी सर्टेनिटी, टैक्स स्टेबिलिटी, कोई अचानक नियम नहीं, इलेक्शन अनसर्टेनिटी कम करना होगा ताकि निवेशक डर कर भागे नहीं। ऑयल इंपोर्ट पर निर्भरता कम करना भारत के लिए गेम चेंजर होगा। ईवी एडॉप्शन, एथनॉल ब्लेंडिंग, सोलर एनर्जी, डोमेस्टिक ऑयल एक्सप्लोरेशन, इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर। तेल का इंपोर्ट कम, डॉलर की मांग कम, रुपया मजबूत। अगर आरबीआई सही समय पर डॉलर बेचे, रुपया खरीदे और फॉरेक्स मार्केट स्टेबलाइज करे तो गिरावट धीरे धीरे हो सकती है, पर बहुत ज़्यादा दखल से रिजर्व्स जल्दी ख़त्म होते हैं, इसलिए स्मार्ट इंटरवेंशन ज़रूरी है। मैन्युफैक्चरिंग में असली सुधार। अगर चीप मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, हाई एंड एक्सपोर्ट, ग्लोबल सप्लाई चेन इंटीग्रेशन को बढ़ाए तो लंबे समय में रुपया खुद ब खुद मजबूत हो जाएगा।